Hello everyone, very warm welcome on the channel at 24/7 Regulatory Bodies. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor। और इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी जीबीओ की पोस्ट की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। आरआरबी इज रीजनल रूरल बैंक, जिनको हम हिंदी में ग्रामीण बैंक से भी जानते हैं। साथ ही साथ जीबीओ जो पोस्ट है, दिस इज जनरल बैंकिंग ऑफिसर। ये पोस्ट जो है ये स्केल 2 ऑफिसर पोस्ट है। स्केल 2 से यहाँ पर मतलब है ये मैनेजर पोस्ट, यानी कि अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो यू विल बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, राइट। ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जनरल बैंकिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसके लिए आपका जो ग्रेजुएशन करनी है वो तो करनी ही है, मतलब ग्रेजुएट तो आपका होना ज़रूरी ही है, बट एट द सेम टाइम आपने किसी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 2 साल सर्व किया हो। तो वो एस्पिरेंट जो 2 साल किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या 2 साल किसी बैंक में आप सर्व कर चुके हैं, अगर आपने 2 साल से अधिक किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 साल यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये जो सेशन है, ये जो आपका इस वीडियो में जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो इस पर्टिकुलर एस्पिरेंट, इस पर्टिकुलर जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स, उनके लिए होने वाला है। साथ ही साथ क्योंकि जीबीओ का बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है, एग्जाम पैटर्न है और इसका जो बाकी क्राइटेरिया भी वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर से। मैं आरआरबी के यानी कि रीजनल रूरल बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात कर रही हूँ, तो ये उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजी कि हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो एग्जाम, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आई थिंक 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसी के साथ शुरुआत की जाए। सबसे पहली चीज़ है कि कुछ बेसिक सा डेटा है जो मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पे कर लेती हूँ। जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन थी वो आपकी शुरू हो गई थी और उसकी लास्ट डेट जो थी वो थी आपकी कल, यानी कि परसों, सॉरी, विच इज़ 21 सितंबर। ओके, फॉर्म फिलिंग थी। उसके बाद जो आपका इसके आगे जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, तो आरआरबी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका जो पीओ और इसका एग्जाम होने वाला है वो आपका देखो ऑफिसर स्केल 2 और 3, क्योंकि ये हमारा स्केल 2 ऑफिसर का पोस्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका एग्जाम आपका 28 दिसंबर को होगा। तो जिस आरआरबी जीबीओ की अगर बात करें और साथ ही साथ आरआरबी एसओएस की बात करें, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, तो आप लोगों का एक सिंगल एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होना है ऑनलाइन, उसके बाद इंटरव्यू होगा और वो एग्जाम आपका होने वाला 28 दिसंबर 2025। तो आपके पास अच्छा समय है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। दूसरी यहाँ पे बात जो मैं करना चाहूँगी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल बैंकिंग ऑफिसर। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं ऑफिसर स्केल 2 के अंदर आईटी की पोस्ट निकली है, ऑफिसर स्केल 2 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की निकली है, 2 के अंदर लॉ की निकली है, 2 के अंदर ट्रेजरी मैनेजर की निकली है और साथ ही साथ 2 के अंदर मार्केटिंग की निकली है, 2 के अंदर एग्रीकल्चर की। तो ये सारी जो है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट है और ये है आपकी जनरल बैंकिंग की। जनरल बैंकिंग के अंदर आपकी 854 वैकेंसी है, विच इज़ अ गुड नंबर। अगर आप प्रिपेयर करें तो ये अच्छा आपके पास एक डेटा यहाँ पे चांसेस जो है वो आपके सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। नाउ ऑफिसर स्केल 2 के अंदर जो आपका जीबीओ वाला पोस्ट है, उसके अंदर आपकी जो सैलरी है या जो इनकम है वो आपकी होने वाली है कहीं ना कहीं 75 से 77,000 तक ये जाएगा। स्केल 2 का ये और बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा हमारा थोड़ा ये इंटरचेंज हो गया है, काइंड ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं। जो आपका स्केल 2 होगा वो आपका कुछ इतना जाएगा, मतलब अराउंड जो सैलरी पैकेज होगा जीबीओ का, क्योंकि 2 साल एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, तो ये अराउंड आपका 1 लाख अप्रॉक्स ये आपका सैलरी पैकेज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सीधे आती हूँ मैं स्ट्रैटेजी पे बात करूँगी, क्योंकि मेन जो मुद्दा है इस सेशन का वो है स्ट्रैटेजी, दैट हाउ कैन बी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन इन द राइट वे। तो स्ट्रैटेजी में हमेशा 3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। एक तो मुझे एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मुझे सिलेबस पता होना चाहिए और तीसरा, ये प्री रिक्विजिट्स है, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या गए, लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या गए हैं, क्योंकि बिना कट ऑफ के आपके पास एक स्टैंडर्ड नहीं होता कि हमारी प्रिपरेशन राइट मैनर में जा रही है या नहीं जा रही है। इन तीनों चीज़ों पे बात कर लेते हैं और तीनों चीज़ें बात करके फिर हम इसके, ये तो होगी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले की बातें। प्रिपरेशन शुरू करी, उसके बाद क्या करना है उसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। अब आते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर के जो एग्जाम स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूँ तो देखो, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के अंदर आपके ये जो सारे सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक, एनी
वन ऑफ दीज टू, इनमें से कोई एक आपको चूज करना है, डिपेंडिंग आपका स्ट्रेंथ कहाँ लाई करता है, आप इंग्लिश में बेटर फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, या हिंदी आपकी बेहतर स्ट्रांग है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके साथ अलग से मेंशन किया गया डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन DI का काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिल सकता है, इसलिए DI की अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश भाषा में आएगा, बाकी सभी पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी भाषा वाले पेपर को छोड़ के, लैंग्वेज को छोड़ के बाकी बाइलिंगुअल। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 40 है, लेकिन कहीं पे आपको वेटेज कम दिखाई देगा, कहीं पे वेटेज आपको ज़्यादा दिखाई देगा। 40 क्वेश्चन लेकिन 50 नंबर के हैं रीजनिंग के अंदर, इसी तरीके से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के क्वांट के अंदर, यानी कि क्वांट और रीजनिंग का वेटेज आपका अच्छा खासा है। उसके अलावा बात करें तो हमारे पास है अगला ये जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जिनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है, तो ये आपके पास 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। फिर यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, इसमें भी आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं, और यहाँ पे 40 क्वेश्चन 20 नंबर के। आपके पास सेक्शनल टाइमिंग, आपको ये पता है कि GBO के पेपर में, RRB के पेपर्स में अभी तक जो है सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, अब सेक्शनल टाइमिंग बढ़ा दी गई है, और सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई, बढ़ा दी नहीं गई है, इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब आपके पास ऐसा नहीं है कि मेरा कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है तो मैंने जो है, मुझे तो मैथ्स बहुत अच्छी आती है और मैंने सारा टाइम जो है मैथ्स में लगा दिया, उसमें मैंने नंबर पा लिए, ऐसा नहीं होगा। अब आपके पास हर एक सेक्शन को कवर करने के लिए सेक्शन टाइमिंग है, यानी कि क्या इंट्रोड्यूस हो गया, कहीं ना कहीं आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि एवरेज इन ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। ये कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन अब यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग का इंट्रोडक्शन से आपको ये पता है कि आपको हर जो एरिया है उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आप उतने लिमिटेड टाइम में अपना सेक्शन क्लियर कर ले, उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्लियर कर ले, और साथ ही साथ जो है आप किसी एक दो सब्जेक्ट में मास्टर होने चाहिए, ताकि उन सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा जो है कवर करें, और वो ज़्यादा कवर करने से क्या होगा, आपको हेल्प होगा आपकी ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने में। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शनल टाइमिंग। अच्छा, सेक्शनल टाइमिंग के इंट्रोडक्शन से क्या होगा, मुझे लगता है कि कट ऑफ इस बार कम होंगी, क्योंकि जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ आपके पेपर में बदलाव होता है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर कोई किसी भी तरीके का बदलाव आता है, तो वो बदलाव वाले समय पर उस साल में आपकी कट ऑफ कम होती हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर आप इस साल अच्छे से तैयारी करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हो। अब ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाले केस में सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल नॉलेज आ जाएगी। बाकी देखिए, सारा रीजनिंग यहाँ भी आ रही है, क्वांट यहाँ भी आ रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेज आ रही है, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको चूज करना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे भी आ रहा है, सब कुछ सेम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम में। बट यहाँ पे स्पेशल नॉलेज, यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज IT कैसे दे रहे हैं या एग्रीकल्चर से दे रहे हैं, तो आपको वो प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, विच इज़ वेरी मच अंडरस्टूड। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आप सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आती है दूसरी बारी। दूसरी चीज़ है आपकी कट ऑफ। तो पिछले साल की कट ऑफ, आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिस इज फॉर दी GBO की कट ऑफ है ये। और अगर रीजनिंग में देखें तो मैक्सिमम 40 नंबर की आपकी रीजनिंग, 40 जो है मार्क्स का आपका रीजनिंग है, 40, ठीक है। ये पिछले साल का है जिसमें 40 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है, जिसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बहुत कम गई है, 1 गई है। इधर पे कंप्यूटर नॉलेज की बात करूँ 40 में से 11.75 गई है जनरल कैटेगरी की। इधर में फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूँ तो 40 में से 1 गई है, मतलब आप कट ऑफ देख रहे हैं कितना कम जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 में से 2 गया है। हिंदी भाषा की बात करें तो 40 में से 7 चला गया है। और अगर बात की जाए क्वांट्स की, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो 2.75। तो सबसे आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो 11.75 और यहाँ पे 2.75। यहाँ पे आपका हिंदी में 7, यानी कि अगर हिंदी भाषा चूज करते तो वहाँ पे भी कट ऑफ आपकी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। दिस इज द सेक्शन वाइज कट ऑफ द लास्ट ईयर, सब्जेक्ट वाइज 2024 का। अब मैं अगर आगे बढ़ती हूँ तो अगली कट ऑफ जो है ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ है। ओवरऑल कट ऑफ का मतलब है ये है स्केल 2 का सिंगल एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारा पूरा प्रॉपर पेपर हुआ उसकी कट ऑफ कितनी है। तो SC ST के मार्क्स 49 रहे, है ना। और आपको पता है कि आपका ओवरऑल जो पेपर है वो कितने में से, इस बार तो ये 200 में से है ना। तो पिछले साल ये अगर देखा जाए तो उसके बेसिस पे आपके अनरिजर्व के 71, ठीक है। तो इस बार आप अपने टारगेट क्या लेके चल सकते हैं, आप अपना टारगेट जो है वो 80 तक भी लेके चलेंगे तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द सिलेबस। तीसरा एंगल जो है वो है सिलेबस का। सिलेबस में देखिए मैं यहाँ पे आपको हर एक बात तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी,
बट आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू द सिलेबस एट वंस। यहाँ पे एनालॉजी कुछ पार्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एसएससी वाला सिलेबस है, क्योंकि एनालॉजी कंप्लीटली बैंक्स में नहीं आता है, पर यहाँ पे एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, स्लॉक्स है, डायरेक्शंस हैं, डिसीजन मेकिंग है, फिगर टेस्ट है, इनपुट आउटपुट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ऑड फिगर आउट है। अगर आप ये सारे सिलेबस में ये मेरे से पूछे कि मैम इसका लेवल क्या रहेगा, तो मैं बोलूँगी मॉडरेट लेवल का पेपर आपका आता है। कैसा पेपर आता है? मॉडरेट लेवल का पेपर आपका आएगा, यानी कि मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ आएगा, ये इजी नहीं होने वाला है। तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। पजल्स और सीटिंग काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं, सेक्शनल टाइमिंग आपके सामने है, आपको लिमिटेड टाइम में करना है। तो तरीका ये हुआ कि पहले मिसलेनियस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, पजल सीटिंग को छोड़कर बाकी जो एरिया उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उसको एग्जाम में पहले करना है, और फिर लास्ट में समय बचेगा तो उसमें पजल एंड सीटिंग करने हैं। ये हमें इस तरीके की अप्रोच रखनी पड़ेगी। देन आगे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस वही है जो बाकी सभी एग्जाम्स में आपका इंग्लिश आता है। अगेन आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, है ना, आपका रीडिंग स्किल्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, और रीडिंग स्किल के साथ साथ आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, जिसको प्रिपेयर करने का आपके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप आराम से कर सकते हैं, मतलब अभी से शुरू करेंगे तो इजीली आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो 3 पिलर्स हैं हमारे इंग्लिश के, ग्रामर और रीडिंग और क्या आपकी वोकैब। सिलेबस आपका सेम है जो बाकी सभी अन्य बैंक एग्जाम्स में आता है, कुछ नया नहीं है। देन अगर बात की जाए क्वांट की, तो ये क्वांट में सब कुछ, यानी कि यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है, एक तो आपको अर्थमेटिक पे कमांड करना है, एक आपको स्पीड मैथ्स पे कमांड करना है, यानी कि कैलकुलेशंस में आपकी स्पीड क्या रहती है, स्पीड मैथ्स उसको बोलते हैं, उस पर कमांड करना, और साथ ही साथ आपको डीआई पे भी कमांड करना है। तो अगेन इट्स कंप्लीटली अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होते जाएंगे। देन फाइनेंशियल अवेयरनेस आ गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस प्ले करेगा, मैं बताती हूँ क्यों। फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, हालांकि कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन वो 20 मार्क्स के होंगे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वो एरिया है जहाँ पे आपको क्वेश्चन या तो आता है या नहीं आता है। मतलब आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहे होंगे, आप ये नहीं कर रहे होंगे कि भाई मुझे आता है या नहीं आता है, आता है तो आप बनाएंगे, नहीं आता है तो आप उसको छोड़ेंगे, आप प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के तरीके से। तो ये एरिया अगर आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अभी से, जो है वो आप आरबीआई के सर्कुलर्स, जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें जो यहाँ पे लिखा है, इन सब चीज़ों को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, सो दैट आप, और यहाँ पे ना आपका रिवीजन विल मैटर। जो मैंने इससे पहले 3 एरिया दिखाए हैं, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस काम आएगी, यहाँ जो है ना, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस काम आएगी, लेकिन इन एरियाज़ में आपके जो है रिवीजन काम आएंगे। तो अपनी लिमिटेड सोर्सेज को रखते हुए रिवीजन मल्टीपल बार कीजिए, बहुत सारा रिवीजन कीजिए, ताकि आप बहुत क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन को जैसे ही देखें आपको बिना कन्फ्यूजन के चीज़ें याद रहें। देन हम आगे बढ़ते हैं, अब प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। ये तो हो गया वो एरिया जहाँ पे हमें चीज़ें जो है जो हमें बिफोर हैंड पता होनी चाहिए प्रिपरेशन करने की। अब है कि चलो मैंने तैयारी कर ली, मैंने फॉर्म भर दिया, मैं तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे सिलेबस पता है, मुझे कट ऑफ पता है, मुझे अपना एक स्टैंडर्ड पता है कहाँ तक पहुँचना है, मुझे सिलेबस पता है, मेरे पास सब कुछ है। अब आपको क्या क्या चाहिए, अब प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक बार वो समझ लेते हैं। जब भी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन में उतरते हैं, व्हेन यू आर क्लियर विद अदर पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किए, वो सारा क्लियर हो गया। वो प्रिपरेशन में आपको चाहिए राइट गाइडेंस, एक आपको चाहिए राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस क्या करती है, आपके टाइम को लेस करती है, आपके टाइम को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, अभी हम सबके पास इतना दिमाग सबके पास होता है कि आप खुद से भी तैयारी करें तो आप एक जगह पे पहुंच सकते हैं। राइट गाइडेंस से क्या होगा, एक तो आपका समय बचेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक गलत रास्ता पकड़ा हुआ हो, लेकिन गलत रास्ते से भी मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपने कोई भी रास्ता पकड़ा है, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, सूनर और लेटर आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। बट क्या हमारे पास इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना टाइम होता है? दिसंबर में मेरा पेपर है, अगर कोई बिगनर है, कोई फर्स्ट टाइमर है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट हो जाएगी जर्नी। तो राइट गाइडेंस का मतलब है कोई वो आपका दोस्त हो सकता है, कोई वो आपका मेंटोर हो सकता है, कोई वो आपका बड़ा हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको सही रास्ता बता सके कि ऐसे ऐसे चलना है, पहले ये करना है, बाद में ये करना है, इसको ऐसे करना है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि सब कुछ एग्जाम में प्रिपेयर नहीं किया जाता है। राइट, सो यू हैव टू हैव दैट मेंटोर, आपकी लाइफ में वो मेंटोर का होना ज़रूरी है, सो दैट जिससे आपका समय बचे और आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आप चलें। देन दूसरी चीज़ है, आपके पास राइट मटीरियल होना चाहिए। आप पढ़ तो रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप अपना पूरा टाइम भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप लेवल आपका मैच ही नहीं कर रहे है ना। आपके एग्जाम में जो लेवल आता है, आप उस लेवल पे तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं शायद उससे कम लेवल पे या उससे ज़्यादा लेवल पे, दोनों ही बेकार हैं। राइट, तो आपको क्या करना है, आपको राइट मटेरियल, राइट सोर्सेज के साथ साथ आपको वो लेवल मैच होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ है राइट मटेरियल, या मैं बोलूँ कि राइट सोर्सेज, ये होना चाहिए। राइट,
तीसरी चीज़ जो हम एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा मिस आउट करते हैं, मतलब आई रियली फील कि हम बहुत ज़्यादा लैक कर जाते हैं, हम क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। अब वो क्वेश्चन किस फॉर्म में, जब आपका पेपर ऑनलाइन है, जब इस बार सेक्शन टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है, तो आप क्यों ऐसा करेंगे कि तैयारी जब आप कर रहे हैं घर बैठ के, तो आपने एक क्वेश्चन लिया, उसको आधे घंटे में होता है, ठीक है, 2 मिनट में हो गया, ठीक है, नहीं, आपका फोकस होना चाहिए कि स्पीड में मुझे इस क्वेश्चन को कवर करना है। स्पीड में कवर करने के लिए आप टाइमर लगाइए ना, आप एक काम करिए, आप टाइमर लगा के तैयारी कीजिए, है ना, टाइमर लगा लीजिए, आप वॉच में लगा लीजिए, आप अलार्म क्लॉक में लगा लीजिए, बट यू शुड डू दैट थिंग, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या है, सेक्शन टाइमिंग के ऊपर टाइमर चल रहा होगा और यही पैनिक सिचुएशन हमारी एग्जाम में हो जाती है। सो प्लीज सॉल्व द क्विजेस। आप क्विज से शुरुआत करें, आप टॉपिक टेस्ट लगाएं, ठीक है, टॉपिक टेस्ट के साथ साथ क्विज कर ले, टॉपिक टेस्ट कर ले। फिर अगर आपको लगता है कि आपका कोई सेक्शन 60% अगर आपने कोई सिलेबस कवर कर लिया किसी सेक्शन का, सेक्शन से मेरा मतलब है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फाइनेंशियल अवेयरनेस, अगर आप लोग को लगता है कि मैंने इस सेक्शन का 50-60% सिलेबस कवर कर लिया, सेक्शन वाइज टेस्ट लगाए, एंड एट लास्ट आफ्टर एवरीथिंग आपको आना है किस पे, मॉक्स पे आना है, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब, कई बार हम स्टूडेंट ऐसे भी ले लेते हैं कि चलो ठीक है बस मुझे मॉक टेस्ट ही तो लगाना है। नो, एनी मॉक टेस्ट विच इज नॉट फॉलोड बाय एन एनालिसिस, मॉक टेस्ट के बाद आपका एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस बताता है आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, एनालिसिस देता है आपको कॉन्फिडेंस, एनालिसिस देता है आपके वीक पॉइंट्स, एनालिसिस बताता है कि यहाँ पे भी और मेहनत करने की जरूरत है, एनालिसिस आपको बताता है कि ये वाला तो छोड़ ही दो, तुमसे ये वाला नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दो, राइट? क्योंकि आप एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग होने पर आपको पता है कि भाई मैं पूरा पेपर नहीं करूंगा, मुझे इतना पेपर करना है कि मेरा जो है पिछले साल के स्टैंडर्ड से मैं ऊपर रहूं। ये हमारी तरकीब होती है, हमारी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है लिमिटेड टाइम में, राइट? तो आपका एनालिसिस ही आपके स्ट्रॉन्ग, आपके वीक, आपके स्पीड वाले एरर्स, आपके नॉर्मल एरर्स, जो बहुत ही बेसिक एरर्स आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, यानी कि आपकी ग्रोथ, आप बेटर, आप बेस्ट तब हो पाएंगे जब आप क्या करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे। बिना एनालिसिस के लिए, बिना एनालिसिस के मॉक का एज सच कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, केवल प्रैक्टिस हो रही है लेकिन आप अपने नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे। तो प्लीज़ ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो एरिया, ये आपका लास्ट में आता है। नाउ इसके साथ इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर गाइस, है ना, अगर आपको प्रिपरेशन करना है, आप हमारे साथ जुड़कर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सामने एक, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ना, आप में से बहुत सारे ऐसे जिनके पास टाइम नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो जितने भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम पहले यूट्यूब पे सारे सोर्सेज देखें, कौन फैकल्टी क्या पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, अच्छा हमें समझ में आ रहा है तो क्या वो उस लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो या तो आप ये सारी जो है कैलकुलेशंस कर लीजिए एंड फाइंड द फैकल्टीज़ जो आपको बेस्ट पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है और वो उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं जिस लेवल का आपके एग्जाम में आता है। एल्स यू कैन एनरोल इन दिस बैच, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं जिसमें हम क्लासेस शुरू कर चुके हैं। इस बैच के अंदर आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, राइट मटेरियल मिलेगा, राइट सोर्सेज मिलेंगी, राइट गाइडेंस मिलेगी, आपको MCQs मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिलेगा, एवरीथिंग विल बी गिवन इन दिस बैच। So you can join this batch, and to join the batch you can use the code Y651। इस कोड का इस्तेमाल करने से, जो कि आपकी स्क्रीन के नीचे चल रहा है, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके साथ साथ जो SO वाले एस्पिरेंट्स हैं वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बैचेस भी आपके अड्डा के एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। एंड देन क्योंकि आज आपका नवरात्रि अब शुरू हो गया और नवरात्रि के इस उपलक्ष्य में मैं आई विल विश कि आप सभी को जो है माँ दुर्गा ब्लेस करे आपकी जर्नी में, इस प्रिपरेशन जर्नी में। तो इस उपलक्ष्य में अड्डा लेकर आया एक बहुत बड़ी सेल, जिसमें आपको बैंक महापैक प्लस अपने मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है, बैंक महापैक प्लस, और इसके साथ साथ आपको मिल रही ट्रिपल वैलिडिटी यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड। और इसके बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर आप बैंक महापैक प्लस लेते हैं, अगर आप बैच ना लेके बैंक महापैक प्लस में एनरोल करते हैं, तो आपको आपके RRB GBO की तैयारी इसके अंदर ही मिल जाएगी। यानी कि ये सारे एग्ज़ाम जो है RRB SO और GBO, ये दोनों ही एग्ज़ाम आपके इस बैंक महापैक प्लस के अंदर कवर होंगे। यानी कि आप अलग से बैच में भी जा सकते हैं या फिर आप बैंक महापैक ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको GBO और RRB SO दोनों के जो है बैचेस मिलेंगे। बट महापैक की और क्या विशेषताएं और क्या फीचर है, वो ये कि आपको सभी एग्जाम्स की लाइव क्लासेस मिलेंगे, यानी कि जितने भी एग्जाम्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाए, सभी बैंक इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन, सब आपको मिलेगा। उसके साथ साथ हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलेगी और ये सारी चीज़ें, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपको हमारी अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है और अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके आप
इनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ जाके आप कर सकते हैं अपने आप को इसमें एनरोल। यहाँ पे आप जैसे ही अड्डा पे आते हैं, यहाँ पे ये ऑल कोर्स टैब में आप जाइएगा और यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ में जाना है। रेगुलेटरी बॉडीज़ में हम आ जाते हैं। सपोज़ मुझे चाहिए ये GBO बैच, RRB GBO में यही है आपके पास RRB GBO का बैच, ठीक है। इस बैच में आप जैसे ही जाएंगे, ओके, यहाँ पे हम जैसे ही जाते हैं स्केल 2, ओके, ये मिल जाएगा आपका RRB GBO के अंदर। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसकी सारी जानकारी है, सब कुछ आप देख सकते हैं। आप या तो इसमें एनरोल कर सकते हैं या फिर आप बैंक महापैक प्लस में कर सकते हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके कीजिए बाय नाउ। बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे लगा दीजिएगा डिस्काउंट कोड, और डिस्काउंट कोड लगाने पर जस्ट अ सेकेंड, जी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डिस्काउंट कोड, वो मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपको मिल सकेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। दैट विल बी ऑल गाइज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, और आपको जो डेटा चाहिए था अपनी प्रिपरेशन के लिए वो आपको मिला है, एंड विद दिस यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।